नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पार्ट 1 के माध्यम से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का अध्ययन करते हैं। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर जनसंख्या, उसके वितरण व उसके घनत्व से अवगत कराना है। जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस संख्या, यानी किसी भी स्थान पर लोगों की संख्या को वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के वितरण से हमारा अभिप्राय है कि धरातल पर जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, यानी जनसंख्या किस प्रकार से रहती है। यदि विश्व स्तर पर जनसंख्या के सामान्य वितरण की बात करें तो विश्व के 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि विश्व के 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार से यदि महाद्वीपों के आधार पर देखें तो विश्व की लगभग 61% पॉपुलेशन अकेले एशिया महाद्वीप में रहती है। विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ में से एशिया महाद्वीप में लगभग 350 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में और तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, जो क्रमशः विश्व जनसंख्या का लगभग 13 और 12% के आसपास है। इसी प्रकार से यदि विश्व के देशों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में, जो लगभग 134 करोड़ है। दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या भारत में मिलती है, जो लगभग 121 करोड़ है। इसी प्रकार से तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो लगभग 32 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि भारत की तुलना में ये लगभग 100 करोड़ से कम है, यानी बहुत ही कम है, जबकि ये दुनिया का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अमेरिका। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, पांचवें पे ब्राज़ील और छठे स्थान पर पाकिस्तान की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। इसी प्रकार से यदि गोलार्ध के आधार पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर चाइना, इंडिया, यूरोप, अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका के दक्षिणी भाग और ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। यानी विश्व जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में मिलता है, जबकि 10% भाग केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि ध्यान से देखें तो विश्व की अधिकांश जनसंख्या 20 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास मिलती है, यानी चाइना, भारत, यूरोप के कुछ भाग और उत्तर अमेरिका के पूर्वी भागों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलती है। इसी प्रकार से यदि विकासशील और विकसित देशों की बात करें तो विकासशील देशों में दुनिया की 77% जनसंख्या मिलती है, जबकि विकसित देशों में लगभग 23% जनसंख्या ही निवास करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हम अध्ययन करते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे है, यानी घनत्व के आधार पर विश्व को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर दुनिया को हम 3 मुख्य कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, वे प्रदेश जो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले प्रदेश, यानी जहां पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे प्रदेश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेश, जिसमें चाइना, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया ये शामिल हैं। दूसरे हैं पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, ये वाला प्रदेश। और तीसरे हैं यूएसए और कनाडा के पूर्वी तटीय भाग, यहाँ पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जनसंख्या मिलती है।
दूसरे स्थान पर यदि देखें तो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, सेकंड कैटेगरी हो सकती है कि विरल जनसंख्या के प्रदेश वे प्रदेश जहां पर 50 व्यक्ति या उससे भी कम जनसंख्या मिलती है। ऐसे प्रदेशों में कुछ उष्ण मरुस्थल हैं, जैसे सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी महामरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। तो इस प्रकार के जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जनसंख्या बहुत कम मिलती है। इसके विपरीत अति ठंडे प्रदेश, जैसे यहाँ पर साइबेरिया का प्रदेश है, यहाँ अलास्का, इसके अलावा यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र, इनमें जनसंख्या बहुत कम है। ठंडे मरुस्थल जैसे यहाँ पर टकलामाकन, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, और भारत का लद्दाख प्रदेश, यहाँ जनसंख्या कम मिलती है। इसके साथ साथ दुनिया में जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय, उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम मिलती है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा के यहाँ प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश, जैसे यहाँ अमेजन बेसिन, यहाँ पर जायरे बेसिन और यहाँ पर कुछ द्वीपीय समूहों में जनसंख्या बहुत ही कम मिलती है। तीसरा है मध्यम घनत्व वाले प्रदेश, यानी वे प्रदेश जो उच्च घनत्व और विरल घनत्व के बीच के प्रदेश है, जहाँ पर 51 व्यक्ति से 199 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं, मध्यम घनत्व वाले प्रदेश होते हैं। जैसे चाइना का पश्चिमी भाग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इस प्रकार के देशों में जनसंख्या घनत्व मध्यम स्तर का है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व के वितरण से संबंधित भारतीय जनसंख्या के आंकड़े या तथ्य। भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और भारत दुनिया के सघनतम बसे हुए देशों में से एक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। यदि भारत की कुल जनसंख्या को देखें तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से भी ज़्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब देखते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से वितरित है। यदि हम जनसंख्या के ध्यान से देखें तो भारत में जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ है उत्तर प्रदेश जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। तीसरा बिहार और चौथे स्थान पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर पश्चिमी बंगाल का स्थान आता है। यदि प्रदेशों के आधार पर देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर भारत के मैदानी भागों, पूर्वी तटीय मैदानों और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान का बहुत बड़ा भाग, इनमें जनसंख्या बहुत ही कम या विरल मिलती है। जनसंख्या के वितरण पर विश्व स्तर पर भी और भारत में दो तथ्यों का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 1 समतल मैदानी भूभाग और जल की उपलब्धता, साथ में जलवायु भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया में जो स्थान मैदान है वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन उपजाऊ होती है तथा वहाँ पर पीने योग्य पानी आसानी से मिल जाता है। भारत के वे राज्य जो बहुत बड़े हैं जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो इनमें जनसंख्या बहुत ही विरल मिलती, यानी उनके एरिया के तुलनात्मक रूप से जनसंख्या वहाँ पर कम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। किसी स्थान पर उस स्थान का क्षेत्रफल और वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या के बीच के आनुपातिक संबंध को वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। जैसे भारत की कुल जनसंख्या और कुल एरिया को डिवाइड करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनघनत्व आता है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या घनत्व के प्रकार,
टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहला है गणितीय घनत्व, अर्थमेटिक घनत्व। किसी स्थान का क्षेत्रफल और उस स्थान पर रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को उस स्थान का गणितीय घनत्व कहते हैं। जैसे भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ और भारत का कुल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसको गणितीय मेथड से यदि घनत्व निकालने का प्रयास करें तो कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। नेक्स्ट आता है कायिक घनत्व या पोषक घनत्व। इसमें क्या करते हैं कि कायिक घनत्व का अभिप्राय है यानी किसी स्थान पर निवास करने वाली जनसंख्या को पोषण यानी भोजन कहाँ से मिलता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड, टोटल ज़मीन जिस पर खेती हम करते हैं उससे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें पोषक घनत्व या कायिक घनत्व प्राप्त होता है। जैसे भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ और भारत में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगभग 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इससे यदि दोनों को डिवाइड करते हैं तो यानी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो भारत में जन घनत्व 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं। तो किसी भी स्थान पर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जैसे नंबर 1 भौतिक कारक, जल की उपलब्धता, नदी घाटियाँ, समतल भूभाग, जलवायु और उपजाऊपन। देखो किसी भी स्थान पर जनसंख्या वहाँ निवास करती है जो भाग समतल मैदानी होते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ ना बहुत गर्मी होती न बहुत सर्दी होती है, जल की उपलब्धता रहती है। तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। ऐतिहासिक कालों में भी सभ्यताओं का विकास वहाँ हुआ है जो नदी घाटियाँ रही हैं। जैसे भारत में सिंधु नदी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन में हवांगो नदी की सभ्यता और ईरान इराक जहाँ वर्तमान में है वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी दजला और फरात नदियों की सभ्यता विकसित हुई हैं। अफ्रीका में नील नदी की घाटी में मिस्र सभ्यता विकसित हुई। तो सीधा प्रभाव दिखाई देता है कि जनसंख्या वहीं निवास करती है जहाँ जल की उपलब्धता रहती है, क्योंकि जल मनुष्य के लिए सबसे जरूरी तत्व है। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारक, जैसे खनिजों की उपलब्धता, नगरीयकरण, परिवहन के साधन और रोजगार के अवसर। भौतिक कारकों के साथ साथ कुछ मानवीय कारक भी हैं जो मनुष्य की जनसंख्या को किसी स्थान पर संकेंद्रित होने के लिए प्रेरित भी करते हैं और उसको रोकते भी हैं। जैसे जिन स्थानों पर खनिज उपलब्ध होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, धीरे धीरे वहाँ पर नगर विकसित हो जाते हैं। जैसे भारत में जहाँ 1907 से पहले साक्षी एक स्थान होता था, टाटा जमशेदजी टाटा के द्वारा वहाँ पर फैक्ट्री लगाए जाने से वो धीरे धीरे आज एक बड़ा महानगर हो गया। यानी खनिज और नगरीयकरण का दोनों और साथ ही साथ औद्योगिक विकास वहाँ पर हुआ। तो ऐसे ही दुनिया में जहाँ औद्योगिक विकास होता वहाँ जनसंख्या दूसरे एरिया से माइग्रेट करके आ जाती है, प्रवास करके आ जाती है। और इसमें परिवहन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। इसी प्रकार से तीसरे कारक हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें विस्थापन, शांतिपूर्ण वातावरण, सुरक्षा और आतंकवाद। मनुष्य उस स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर सरकार स्थिर होती है, किसी प्रकार के आतंकवाद की समस्या नहीं होती, शांतिपूर्ण वातावरण होता है, जीवन को किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता यानी सुरक्षा का भाव चाहिए। इसी प्रकार से कभी कभी विस्थापन यानी दो राज्यों या प्रदेशों का डिवाइड हो जाने से भी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ता है। जैसे भारत में 1947 में भारत पाक विभाजन से बहुत सारी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ा। इसी प्रकार से कुछ राजनीतिक कारक होते हैं जैसे सरकार की नीतियाँ, स्थायी सरकार और राजनीतिक प्रोत्साहन। सरकार की नीति भी प्रभावित करती, जैसे 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ। जो यहाँ पर उस समय सरकार होती थी उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई भारत के दो पार्ट कर दिए गए जिससे बहुत सारी जनसंख्या को माइग्रेट करना पड़ा। इसी प्रकार से
जिन देशों में सरकार स्थायी होती है वहाँ जनसंख्या निवास करना पसंद करती है, और जहाँ पर आतंकवाद की समस्या या सरकार बार बार गिर जाती है वहाँ पर जनसंख्या निवास करने में कोताही करती है या वो वहाँ से माइग्रेट करने का प्रयास करती है। राजनीतिक प्रोत्साहन, किसी स्थान पर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे जनसंख्या नीति। इसके विपरीत यूरोप जैसे महाद्वीप में जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है वहाँ पर सरकार दंपतियों को बच्चे पैदा करने के लिए भी प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रोत्साहन किसी स्थान पर जनसंख्या को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है कि कटांगा कहाँ है और ये क्यों सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो कटांगा वास्तव में यहाँ पर है अफ्रीका में। ये जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इन दोनों देशों का एक सीमावर्ती प्रदेश है। यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक तांबा मिलता है, कॉपर बेल्ट है, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ विश्व के लगभग 55% कोयला भंडार हैं और यहाँ पर तांबे के कारण से ये अधिक जनसंख्या से केंद्रण वाला प्रदेश है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई एक प्रदेश बताओ जो खनिजों के कारण से विकसित हुआ हो, तो आप अफ्रीका का कटांगा बता सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई एक प्रदेश बताइए जो औद्योगिक प्रदेश है और बहुत अधिक सघन बसा हुआ प्रदेश है। यदि देश पूछ लिया जाए कि जापान का बताओ तो आप बताएंगे ओसाका। ये यहाँ आप देख रहे हैं ये जापान का ओसाका है और टोक्यो जापान की राजधानी है। इसका प्राचीन नाम एडो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या का बढ़ जाना या घट जाना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यदि दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या पहले की तुलना में बढ़ जाए तो पॉजिटिव वृद्धि यानी धनात्मक वृद्धि कहलाएगी, और यदि दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या पहले की तुलना में कम हो जाए तो वह ऋणात्मक वृद्धि नेगेटिव ग्रोथ कहलाएगी। जैसे भारत में 2001 में 102 करोड़ जनसंख्या थी और 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ हो गई, यानी एवरेजली भारत में लगभग 18 करोड़ जनसंख्या ज़्यादा हो गई। तो ये धनात्मक वृद्धि का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब किसी स्थान पर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो यह जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जैसे भारत में 2001 की तुलना में 2011 में लगभग 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, तो यदि हम इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह लगभग 17.83% की दर से बढ़ी। तो यह इस प्रकार से जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करना जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है। किसी स्थान पर नेचुरली जनसंख्या का बढ़ना, दो समय बिंदुओं के बीच में प्राकृतिक कारणों से जनसंख्या का बढ़ना, जैसे वहाँ पर जन्म कितने हुए और वहाँ पर डेथ कितनी हुई, तो जन्म में से मृत्यु माइनस करने पर जो भागफल हमें मिलता है वो वहाँ का नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में क्या करते हैं, किसी भी स्थान पर दो समय बिंदुओं में जन्म कितने हुए और उस समय मृत्यु कितनी हुई, इसमें वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या और वहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसकी भी गणना की जाती है। जैसे किसी स्थान पर जन्म, उसमें से मृत्यु कम कर देते हैं और उस स्थान से पर आने वाले कितने हैं और वहाँ से जाने वाले कितने हैं, इन दोनों की गणना करके जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो वहाँ की एक्चुअल ग्रोथ होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जन्म और किसी भी स्थान पर जनसंख्या के परिवर्तन को या उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने वाले घटक कौन से हैं। तो किसी भी स्थान पर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, यानी बर्थ,
बर्थ का मतलब है किसी स्थान पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। एक निश्चित समयावधि में कितने बच्चों का जन्म हुआ, ये बर्थ रेट कहलाती है। और उसी स्थान पर एक निश्चित समयावधि में कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये वहाँ की मृत्यु दर कहलाती है। तो ये जनसंख्या को परिवर्तन करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इसी प्रकार से तीसरा होता है प्रवास। किसी स्थान पर एक निश्चित समय में कितने लोग वहाँ से चले गए और कितने वहाँ पर माइग्रेट करके यानी प्रवास करके आ गए, तो उसे इस प्रोसेस को प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, CBR भी इसको बोला जाता है। प्रजननशीलता को मापने का जन्म दर सबसे सरल और सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाने वाला तरीका है। अशोधित जन्म दर को प्रति स्त्री द्वारा यानी प्रत्येक 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी किसी स्थान की जन्म दर निकालने के लिए हम एक सूत्र अपनाते हैं, यानी किसी वर्ष विशेष में किसी दिए गए क्षेत्र में जन्मे जीवित बच्चे, उसके ऑब्लिक में करेंगे कि उस वर्ष विशेष में के मध्य में उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो इसे वहाँ की जन्म दर कहा जाता है। इसे अशोधित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े ऐसे होते हैं जो प्रजनन यानी इसमें उस जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है जो प्रजनन में सक्रिय नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इसका कैलकुलेशन करते समय, जन्म दर का कैलकुलेशन करते समय वैवाहिक स्तर, लिंगानुपात और आयु पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। ये भी किसी स्थान की मृत्यु को यानी वहाँ पर एक निश्चित समयावधि में कितने लोगों की मृत्यु हुई उसे मापने का एक तरीका है। इसे प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें सूत्र अपनाएंगे किसी वर्ष विशेष में दिए गए मृतकों की संख्या ऑब्लिक उस वर्ष विशेष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको भी अशोधित कहा जाता है, यानी ये आंकड़े भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो सेंसस डिपार्टमेंट से मिलते हैं और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, जबकि मृत्यु से संबंधित आंकड़े जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले पंजीकरण डिपार्टमेंट से प्राप्त होते हैं और ये हर वर्ष के आंकड़े होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों आंकड़ों में कहीं ना कहीं मिसमैच की संभावना रहती है, इसलिए इसे क्रूड डेथ रेट या CDR कहते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व में जनसंख्या वृद्धि का इतिहास। क्या दौर रहा है कि जनसंख्या विश्व की 7 अरब के पार हो गई है। आज विश्व में 7 अरब यानी 700 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती है, लेकिन प्रारंभिक चरणों में आज से हजारों सालों पहले मनुष्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे अफ्रीका में पिग्मी समुदाय, बुशमैन समुदाय, ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो समुदाय जो आज भी आदिवासी जीवन व्यतीत करता है। उस समय जनसंख्या की दर बहुत ही कम थी और आज से लगभग 8 से 10 हजार साल पहले जब एग्रीकल्चर का, खेती का उद्भव हुआ, मनुष्य ने खेती करना सीखा, तो उस समय विश्व की जनसंख्या केवल 80 लाख थी, केवल 80 लाख, और आज 700 करोड़ है। ईसा की पहली शताब्दी यानी जैसे आज से 0 वर्ष यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ तक बढ़ गई, 25 से 30 करोड़ हो गई। धीरे धीरे 16वीं 17वीं शताब्दी में आते आते जनसंख्या तेजी से वृद्धि करने लगी विश्व स्तर पर, और 1750 में जब इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ तो विश्व जनसंख्या बढ़ के 55 करोड़ के पार हो गई। और 18वीं शताब्दी में
आधुनिक टेक्नोलॉजी और तकनीकी के विकास से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। संक्रामक रोगों को कंट्रोल किया जा सका, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, जिससे मृत्यु दर कंट्रोल हुई, तो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ गई और ये विस्फोटक वृद्धि का युग कहलाया और जनसंख्या धीरे धीरे विश्व स्तर पर बहुत अधिक बढ़ गई। और यह केवल बढ़ी ही नहीं, ये बहुत तेजी से 2 गुना होने लगी। जैसा कि आप अब अध्ययन करेंगे कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या बढ़ के लगभग 6 अरब तक पहुंच गई। यानी विश्व की जनसंख्या जो 1800 ईस्वी में केवल 100 करोड़ थी, वो अगले 130 वर्षों में 2 अरब हो गई, यानी 200 करोड़ हो गई। उसे 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 130 वर्ष लगे, लेकिन अगले 100 करोड़ जनसंख्या केवल 30 वर्षों में ही बढ़ गई और उससे अगली 100 करोड़ जनसंख्या केवल 14 वर्षों में बढ़ गई और उससे अगली यानी 4 अरब से 5 अरब जनसंख्या केवल 13 वर्षों में ही हो गई। और आश्चर्यजनक रूप से यह 5 से 6 अरब और 6 से 7 अरब केवल अगले 12 वर्षों में ही बढ़ गई। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जनसंख्या की विश्व स्तर पर 2 गुना होने की अवधि बहुत ही तीव्र है और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है 2 गुना होने में, वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है। आओ अब इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन करते हैं कि 2 गुना होने की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें विश्व स्तर पर क्या वेरिएशन मिलते हैं। देखो, विश्व में जनसंख्या बड़ी तेजी से 2 गुना हो रही है, यानी 2 गुना होने की जो अवधि है वो तेजी से कम हो रही है। 20वीं शताब्दी में ही विश्व की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई और प्रति वर्ष लगभग पहले की जनसंख्या में 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार से जनसंख्या के जो प्रारंभिक 1 करोड़ होने में उसे 10 लाख वर्ष लगे, तो अगले 100 करोड़ यानी 5 अरब से 6 अरब होने में केवल 12 वर्ष लगे। इसी प्रकार से जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है। यहाँ पर विश्व की 77% जनसंख्या आज निवास करती है, जबकि विकसित देशों में केवल विश्व की 23% जनसंख्या निवास करती है। यदि और आगे अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण घनत्व 2 गुना होने की अवधि में प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। एक तरफ विकसित देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या ऋणात्मक रूप से बढ़ रही है, यानी जन्म कम हो रहे हैं, मृत्यु ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ है। इसके विपरीत एशिया और अफ्रीका के देशों में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है और वो विस्फोटक स्थिति में पहुँच गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 0.3% है, यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। इसके विपरीत अफ्रीका का देश लाइबेरिया, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सर्वाधिक है 8.2%। सेकंड मोस्ट वहीं का एक देश है रुवांडा, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 7.7% है। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, वहाँ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि अफ्रीका महाद्वीप की एवरेज जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये लगभग 2.6% है, जो महाद्वीपों के स्तर पर विश्व में सबसे ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.4% है। यदि और आगे अध्ययन करें जनसंख्या वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का, तो हम देखेंगे कि विश्व में लैटविया यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर दुनिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है, जो नेगेटिव में 1.05% है, यानी ये ऋणात्मक वृद्धि का देश है। यहाँ पर तथ्य स्पष्ट होता है कि किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास के साथ ऋणात्मक रूप से सह संबंधित है, यानी जो देश जितने कम विकसित हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर उतनी ही ज़्यादा है और जो देश ज़्यादा विकसित हैं
वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है। यदि विषव परिवर्तन की वार्षिक दर जो एवरेजली 1.4% है वो हमें बड़ी कम नज़र आती है, लेकिन इसका एग्रीगेट रिजल्ट बहुत अधिक पड़ता है। इसी प्रकार से यदि देखें विश्व स्तर पर ऐतिहासिक दौर में एड्स जैसी महामारियां और इस समय कोरोना जैसी महामारियों ने विश्व स्तर पर जनसंख्या की दरों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, यानी मृत्यु दर को बढ़ाया है। नेक्स्ट आता है जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक, यानी विश्व स्तर पर जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है इसको हम जिन सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन करते हैं उसे जनांकीय संक्रमण की प्रावस्थाएं कहते हैं। जनांकीय को जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में डेमोग्राफी कहते हैं, जो वास्तव में यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस जिसका अर्थ होता है पीपल, जन, लोग, और दूसरा होता है ग्राफिया यानी विवरण करना, एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, यानी किसी स्थान पर जनसंख्या का वर्णन करना डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग 1855 में फ्रांसीसी विद्वान अचीले गुलियार्ड ने किया था। विधिवत रूप से इसका प्रयोग जॉन ग्रांट ने किया, जिसे जनांकीकी का जनक भी कहते हैं। बाद में जनांकीकी शब्द को एक सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में प्रयुक्त करने का श्रेय थॉमस रॉबर्ट माल्थस को जाता है, जिसे जनांकीकीय यानी डेमोग्राफी का पिता भी माना जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज हैं इसका प्रतिपादन किया था W.M. थॉम्पसन ने और फ्रैंक W. नोएस्टीन ने, यानी पहले 1929 में एक व्यक्ति ने इसको प्रस्तुत किया, बाद में उसका संशोधित रूप 1945 में आया। और यह थ्योरी, यह सिद्धांत जो डेमोग्राफिक सिद्धांत है, यह बताता है कि किसी भी स्थान की जनसंख्या में पहले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, धीरे धीरे वह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित होती है। और इस दौर में 3 मुख्य संक्रमण अवस्थाएं मिलती हैं और डीपली देखें तो 4 या 5 अवस्थाएं विश्व स्तर पर देखने को मिलती हैं। इन्हीं सामूहिक रूप से इन्हीं परिवर्तन की स्टेज को जनांकीय चक्कर कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। आओ अब इन परिवर्तन की एक एक अवस्था का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला चरण में प्रथम अवस्था में जन्म दर ऊंची होगी, मृत्यु दर भी ऊंची होगी, यानी जितने जन्म हुए उतनी ही मृत्यु लगभग हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या होगा, जनसंख्या हमें शिथिर नजर आएगी। क्यों? जितना जन्म हो रहा है लगभग उतनी ही मृत्यु हो जाती है। तो इस स्टेज में तकरीबन वे देश होते हैं जो प्रारंभिक प्रकार के क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जहाँ कृषि करना, निम्न उत्पादकता, जीवन प्रत्याशा कम होती है, परिवारों का आकार बड़ा होता है, आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर की होती हैं। तो इस प्रकार के देशों में प्रथम स्टेज मिलती है। जैसे आप इसमें एशिया के कुछ देश और अफ्रीका के अधिकांश देश शामिल कर सकते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर उच्च बनी रहती है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर थोड़ी सी नियंत्रित हो जाती है। तो यह जनसंख्या की विस्फोटक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जन्म दर बेहद ऊंचे स्तर पर पहुँच जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होने लगती है। इसी प्रकार से भारत, पेरू, श्रीलंका, मिस्र इस प्रकार की अवस्था से ही गुजरने वाले देश हैं, यानी ये देश अभी इस दौर में हैं। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि प्रजनन दर धीरे धीरे कम होने लगती है और मृत्यु दर तेजी से गिरने लगती है, यानी मृत्यु दर भी कंट्रोल हो जाती है, वो भी कम हो जाने लगती है। तो जनसंख्या
में धीरे धीरे ह्रास, नेगेटिविटी की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अधिकांश अल्प विकसित देशों में यह जनांकीय संक्रमण की अवस्था देखने को मिलती है। चौथी अवस्था में, जिसे हम अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम हो जाते हैं और जनसंख्या वृद्धि लगभग शिथिल हो जाती है और इन देशों में उच्च औद्योगिकरण और शहरीकरण देखने को मिलता है। यहाँ पर जो विकास का स्तर है वो संतोषजनक पाया जाता है, परिवारों का आकार नियंत्रित होता है और यहाँ पर उच्च साक्षरता स्तर देखने को मिलता है। इस स्टेज में वे देश शामिल हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि सब इस संक्रमण की, जनांकीय संक्रमण की लगभग चौथी अवस्था में इस समय हैं। पांचवी अवस्था भी हम कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से नीचे रह जाती है, यानी मृत्यु ज़्यादा होती है, जन्म कम होते हैं, तो नेगेटिव ग्रोथ में पहुंच जाते हैं, जैसे लैटविया, जैसे इटली, फिनलैंड या यूरोप के संपूर्ण महाद्वीप को आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें जनसंख्या नेगेटिव ग्रोथ में पहुंच जाती है, यानी इसे ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहते हैं और यह शब्द पहली बार कोलिन क्लार्क ने यूज किया था। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप को बूढ़ों का महाद्वीप भी कहते हैं। जापान भी धीरे धीरे इसी स्तर की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है कि किसी भी स्थान पर जनसंख्या में जो धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं उसके क्या परिणाम होंगे, प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो पहले हम प्रभाव देखते हैं कि किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़े, पॉजिटिव ग्रोथ हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर एक प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ पर संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव होगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी, वहाँ पर भरण पोषण लोगों का नहीं हो पाएगा, भोजन की कमी रहेगी, लोग कुपोषण का शिकार होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर विकास की गति रुक जाएगी क्योंकि हर स्थान पर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, शिक्षा का स्तर कम होगा, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने से स्लम्स यानी गंदी बस्तियों का विकास होगा। इसके साथ साथ वहाँ पर रोजगार की कमी होगी, आर्थिक विकास धीमा पड़ जाएगा और बुनियादी ढांचे में कमी रहेगी, यानी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के बावजूद भी उसके प्रतिफल हमारे सामने कम नज़र आएंगे। हर स्थान पर कमियां आप देखेंगे, जैसे परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी कम नज़र आएंगी क्योंकि पॉपुलेशन ओवर है। और झुग्गी झोपड़ियों का विकास होगा, भीड़ भरे शहर, घर, गांव होंगे। हर स्थान पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ेगा। खाद्य उत्पादन की कमी होगी, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, रोजगार के अवसर कम होंगे और आय के स्तर में असमानताएं होंगी। कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ बहुत गरीब होंगे। तो जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती है वहां इस प्रकार के रिजल्ट सामने आएंगे। इसके विपरीत जहां पर जो जनसंख्या कम हो जाएगी, यानी जहां पर नेगेटिव ग्रोथ होगी, जैसे इटली, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप महाद्वीप जिसे बूढ़ों का महाद्वीप भी कहते हैं, इनमें जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जन्म कम हो रहे हैं। तो वहां पर जो नेगेटिव ग्रोथ है जनसंख्या की, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। वहां क्या होगा कि संसाधन तो होंगे लेकिन उनको यूज करने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि वहाँ की आधारभूत संरचना अशिथिल हो जाएगी। जो बूढ़े जनसंख्या है उसकी केयर टेक करने वाला कोई नहीं होगा। देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा क्योंकि युवाओं की कमी होगी। विकास धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और जनसंख्या अक्रियाशील होती चली जाएगी और वे देश और महाद्वीप बूढ़ों के महाद्वीप कहलाएंगे। जैसा वर्तमान में यूरोप महाद्वीप को बूढ़ों का महाद्वीप कहते हैं।
नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करें, इसके क्या उपाय हैं। किसी भी स्थान पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें परिवार नियोजन की नीति को अपनाना होगा, सरकार के स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी। बच्चों के जन्म में अंतराल रखना होगा, यानी एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 4 से 5 साल का अंतर हो। शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, यानी पुरुष और महिला दोनों का शिक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए। महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करें। गर्भ निरोधक जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कंडोम, मालाडी, कॉपर्टी आदि, इनको आसानी से इनकी उपलब्धता होनी चाहिए, यानी यहाँ तक पहुँच होनी चाहिए और जनसंख्या नीति को अपनाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक तथ्य ये भी है कि दुनिया में भारत ऐसा पहला देश है जिन्होंने 1952 में ही राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन की कार्यक्रम राष्ट्रीय नीति को अपनाया है। लेकिन फिर भी वर्तमान में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च बनी हुई है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ इस व्याख्यान से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या आएगा आंसर? यस, सही उत्तर आएगा बी भाग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 325 2001 में था, 448 भारत का कायिक घनत्व है और 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में किसी राज्य का यानी बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है जो भारत में सर्वाधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल। क्या आएगा सही आंसर? सही आंसर आएगा महाराष्ट्र। ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या इसमें रहती है। दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, लगभग 11 करोड़ है। फिर बिहार और बंगाल है जिसमें लगभग 10 करोड़ और 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या का प्रदेश नहीं हो सकता। अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन, गंगा बेसिन और लद्दाख क्षेत्र। यस, सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन ध्यान से देखें, नेगेटिव में है क्वेश्चन, आपसे नकारात्मक पूछा गया है कि कौन सा एक विरल जनसंख्या का प्रदेश नहीं है। तो सही उत्तर है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन मैदानी भाग है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। अमेजन बेसिन और जायरे बेसिन में सदाबहार सघन वन मिलते हैं, बहुत अधिक बारिश होती है इसलिए वहाँ जनसंख्या नहीं होती। और लद्दाख भारत में ठंडा मरुस्थल है इसलिए वहाँ पर भी जनसंख्या विरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 1 अरब, 4 अरब, 5 अरब या 6 अरब। क्या आएगा सही उत्तर? सही उत्तर आएगा, क्या आएगा? 6 अरब। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में 6 अरब जनसंख्या थी विश्व की, जो 5 से 6 अरब केवल 12 सालों में ही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से किस की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, नेगेटिव है। कुछ ऑप्शन में देश दिए गए हैं, ए लाइबेरिया, बी लैटविया, सी नाइजर और डी नाइजीरिया। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा लैटविया। यहाँ है यूरोप का छोटा सा देश, इसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव है, -1.5 के आसपास। लाइबेरिया, नाइजर और
नाइजीरिया अफ्रीका के हैं, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इस व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य के लिए क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चनों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अपने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक और अपने अध्यापक की मदद लेकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नंबर 1, विश्व जनसंख्या के सामान्य वितरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक यानी नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है, इसको स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और नंबर 4, किसी देश में जनसंख्या वृद्धि व ह्रास के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट व्याख्यान में पार्ट 2 के अंतर्गत हम इस अध्याय से संबंधित माइग्रेशन और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।